अगर हमें अपने नबी की बकरियों का नाम ना आता हो तो कोई फर्क है शरीयत में? अगर मुझे अपने नबी की बकरियों का नाम नहीं आता तो इसलिए कोई जन्नत दोज़ख का फैसला तो कोई नहीं, लेकिन मेरे अल्लाह का प्यार है। मेरे नबी ने जो बकरियां रखी अल्लाह ने उनके नाम भी हम तक पहुंचा दी। अजवा, सुकिया, जमजम, बरका, वर्सा, इतलाल, इतराफ, कमरा, गैफा, ये 9 बकरियां मेरे नबी की थी। और 10वां इनमें बकरा था नस्ल बढ़ाने के लिए, उसका नाम था युमन, और इनको चराने वाली थी उम्मे ऐमन। और इसमें आपकी बकरी कमरा आपकी जिंदगी में मर गई, बाकी जो 8 थी आपके वफात के बाद भी जिंदा रहीं। साहब हम हमारी ख्वाहिश ये है, आपके पास आने का मकसद ये था कि गोट फार्मिंग के लिए और ख़ासतौर पर मीट प्रोडक्शन के लिए हमारा जहन है। हम चाहते हैं कि कुछ एक यूनिट एस्टेब्लिश किया जाए मीट प्रोडक्शन के लिए। तो आप ज़रा एडवाइस करें काइंडली कि हमें इसमें आप क्या एडवाइस देते हैं, कौन सी ब्रीड सेलेक्ट की जाए, कैसे उसको आप समझते हैं फिजिबल है नहीं है, कैसे किया जाए इसका? मीट के लिए देखें, अगर तो आपने कुर्बानी के लिए करना है तो फिर आपको बीटल रखनी पड़ेगी। अगर आपने थ्रू द ईयर करना है फॉर मटन पर्पस तो उसके लिए टैडी सबसे अच्छी breed है। सबसे अच्छी ब्रीड तो क्योंकि इसकी प्रोलिफरेसी अच्छी है, साल में 2 दफ़ा ये तकरीबन बच्चे दे देती है, फिर ट्विन्स ट्रिपलेट्स तक देती है इसी मैनेजमेंट से। ठीक है। तो ग्रोथ रेट भी इसका अच्छा है, डिजीज रेजिस्टेंट भी है, और जो है ना ओवरऑल उनकी बाकी बकरियों की निस्बत जो है ब्रीड्स की निस्बत ये अच्छी ब्रीड है। ये अच्छी ब्रीड है। अच्छा, ये एक इनका इसके बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी प्रोलिफिक है, 2-2, 3-3, 4-4 इनकी तो किडिंग, तो उसमें इस जनरली प्रॉब्लम किस किस्म के आपको आते हैं जब ये लैंडिंग का सीज़न होता है, या न्यूट्रिशन के हवाले से, या जो गोट है उसकी फिज़िकल कंडीशन पे इस जो है ना नंबर ऑफ़ किड्स का क्या इम्पैक्ट आप समझते हैं? इसमें देखें, जब हम इनकी ब्रीडिंग कराते हैं तो ब्रीडिंग से पहले हम फ्लशिंग करते हैं। फ्लशिंग का मकसद यही होता है कि इनकी ब्रीडिंग एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। फीमेल्स में ये है कि नंबर ऑफ़ ओवा जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ताकि ट्विन्स और ट्रिपलेट्स जो है ना वो मैक्सिमम आए। तो इनमें 23 से 25 तक ट्रिपलेट्स हैं और 55 से 60 तक जो है ना वो ट्विन्स परसेंट है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि इशू ये होता है कि अगर आप फ्री मीटिंग कराएं, हम क्योंकि कंट्रोल कराते हैं, अगर फ्री मीटिंग कराएंगे ना तो उसमें एक तो हमें पता नहीं होगा कि एनिमल कब हमारा फीडिंग करेगा और कितने एनिमल किस डेट को करेंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम इनकी सिंक्रोनाइज करते हैं। सही जो है ना कंट्रोल ब्रीडिंग हम करते हैं कि हमें डेट का पता होता है कि किस डेट को किस नंबर की बकरी कौन से बकरे से मेटिंग हुई। तो फिर हम ग्रुप वाइज करते हैं कि 5-5, 7-7 डेली वो हीट में आती जाती हैं तो लगती है। इसी हिसाब से फिर किडिंग भी ऐसे होती है और हमारे लिए ईजी हो जाता है, बजाय इसके कि 20-20, 30-30 जानवर इकट्ठे किडिंग करें। वो 5-5, 7-7 का ग्रुप जो है ना वो डेली किडिंग आ रही होती है और उसको हम इजीली जो है मैनेज कर लेते हैं। सही कोलोस्ट्रम टाइम पे पिलाया जाता है जानवर को, और 5-10 दिन पहले ही हम जानवर अलग कर लेते हैं ताकि वो हमारी उसमें रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, न्यूट्रिशन में इनकी जो फीडिंग रेजीम आप अप्लाई करते हैं उसमें कोई प्रोटीन की रिकमेंडेशन या फाइबर की स्पेशल रिकमेंडेशन न्यूट्रिशन की कोई इसके लिए है, या आप समझते हैं आपका जो इस पर बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है? प्रोटीन इनके लिए जो हम इनको अनमोल शीप एंड गोट राशन दे रहे हैं वो 16 पॉइंट समथिंग है उसके अंदर। ये 16 प्रोटीन का बंडल। ड्राई एनिमल की बात कर रहे हैं या ओवरऑल गोट के लिए जो है ना उसमें ड्राई हो गई, उसमें आपकी प्रेग्नेंट हो गई और इन मिल्क हो गई। तो सिर्फ ये होता है कि फ्लशिंग के टाइम हम हाई एनर्जी और प्रोटीन भी थोड़ी बढ़ाते हैं और एनर्जी ज़्यादा करते हैं, तो वो उसको हम फ्लशिंग राशन बनाते हैं, तो वो राशन हम डालते हैं। बाकी थ्रू द ईयर वो सेम 16 CP वाला चलता है। सही ज़्यादातर। और फाइबर के क्या आप वेट पर 3%, 4% कितना आप रिकमेंड करते हैं बॉडी वेट के हिसाब से, फाइबर रिक्वायरमेंट के हिसाब से? यानी इसका ड्राई मैटर का पूछना। ड्राई मैटर का ड्राई मैटर जो है ना ये 10% तक आप दे सकते हैं। उसमें मैटर करती है इकोनॉमिक्स। उसमें आप इकोनॉमिक्स देखेंगे कि जितना आप उनको ड्राई मैटर दे रहे हैं उनके उस हिसाब से वो वेट गेन जानवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
हमारा क्योंकि इधर वेट गेन कराना मकसद नहीं है, हमारा ब्रीड कंजर्वेशन Conservation है, तो सही। हम उस चीज़ को नहीं एड्रेस करते। अच्छा अगर आपने फैटनिंग के लिए करना है तो फिर आपको उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस परसेंटेज पे हमारा जितना हम ड्राई मैटर दे रहे हैं वेट हमारा पॉजिटिव में आ रहा ठीक है, है, ठीक है। इकोनॉमिक्स हमारी पॉजिटिव में आ रही की हम बात कर रहे थे, तो लैम्बिंग की ज़रा थोड़ा सा बता दें कि इसमें वो हमें पूछ रहा था कि कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें बच्चों की तादाद ज़्यादा है, तो डिस्टोकिया या इस तरह के मसाइल आप बताएं कि इसमें हैं या नहीं है। लोग Feeding- कहते हैं जी, कि जी। इसमें ये इशू ज़्यादा है। नहीं, फीडिंग में डिस्टोकिया के इशू उस टाइम आते हैं जब आप टैडी बकरी को किसी बड़ी ब्रीड के बकरे से मीटिंग कराएंगे, अदरवाइज़ बहुत कम इशू आते हैं। फिर किडिंग का ये है कि आप किडिंग पेन बना लें। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि एक पेन में एक बकरी या एक यूनिट जो है 5 से 10 बकरियों का वो एक पेन में आ गया। और जो फास्ट टाइमर होती हैं उनमें ज़्यादा इशू आता है कि वो डिसऑर्निंग करती हैं, तो उसको फिर आप एक पिंजरे में रख देंगे, बच्चों को भी और बकरी को भी, और 24 आवर तक या 2 दिन 3 दिन जब तक उनका बांड नहीं बनता वो उधर ही रहेंगे। दूसरे नंबर पे क्लोस्ट्रम बहुत ज़रूरी है कि जो ही बच्चा पैदा होता है बकरी उसको साफ़ कर लेती है, तो आप पहली फुर्सत में पहले घंटे के अंदर अंदर उसको क्लोस्ट्रम पिलाएं और पहले 3 दिन तक उसको दूध जो है ना वो अच्छी केयर के साथ पिलाएं। तो 3 दिन के बाद बच्चा इतना खुद काबिल हो जाता है कि वो भागता रहता है, खुद ही जाके उसके नीचे लग जाता है और मदर भी जो है उसको पहचान लेती है। और दूसरे ये है कि मट्टी खाने से बचाएं बच्चा। छोटे बच्चे जो है ना वो मट्टी बड़ी खाते हैं। तो उसके लिए नमक रख दें, फर्श जहाँ पे मट्टी है उसको थोड़ा पका कर दें। और जो है उनको कैस्टर ऑयल भी हम देते हैं। अगर मट्टी खा गया बच्चा तो पेट उसकी सफाई के लिए कैस्टर ऑयल है। एक तो इन चीज़ों से आपने डॉक्टर साहब कितना कैस्टर ऑयल देते हैं छोटे बच्चे को? ये 1 ml पर kg के हिसाब से। अगर वो मट्टी खा ले, हाँ, अगर इंफेक्शन हो जाए। 3 kg का 4 kg का बच्चा तो उसको 2 cc से 3 cc पिलाएंगे। हम तो पानी में मिक्स करके देते हैं, प्योर नहीं पिलाते। जितना कैस्टर है उतना पानी मिक्स करते हैं वो पिलाते हैं। और फिर ये है कि किसी जगह पे ब्लड पैरासाइट का भी इशू है, अच्छा, तो वो भी आपने कौन से देखना ब्लड है। पैरासाइट इसमें ज़्यादा आते हैं? बेबीज़िया आता है? नहीं, डिजीजिया गोट्स में नहीं देखा, नहीं आता। फिलीरिया और एनाप्लाज्मा। एनाप्लाज्मा। फिलीरिया का ज़्यादा है क्योंकि एनाप्लाज्मा भी गोट के लिए इतना वो डेंजरस नहीं है, नहीं है। फिलीरिया का ज़्यादा है। तो उसके लिए अगर आप देखें कि आपके एनिमल्स में अगर मदर्स में वो इशू है हाँ। तो किड्स को आपने जो प्रोफाइलैक्टिक शॉक है बुपारवाकोन का वो लगा लेना। अच्छा, अगर आपके और बच्चे को इन हाउस आप कितने दिनों तक रखते हैं या 3 दिन के बाद माँ फिर रेजिंग के लिए चली जाती है और बच्चे अपने फिर अलग पहला हफ्ता जो है वो माँ और बच्चा इकट्ठे रहते हैं, फिर जब बच्चा कन्फाइनमेंट में रहते हैं? confinement में रहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद माएँ जाती हैं ग्रेजिंग पे, ग्रेजिंग के बाद इधर आ जाती हैं। और पहला उसके भी जो है ना पहले 2-3 हफ्ते वो हम दूर नहीं भेजते, करीब करीब वो हम 1 घंटा 1.5 घंटे की ग्रेजिंग के लिए भेजते हैं माओं को, फिर वो वापस आ जाते ताकि बार बार दूध की। हैं। हाँ, ताकि बच्चे जो है वो बार बार दूध पिएं और मदर्स भी जो इफेक्टेड ना हो, हाँ हाँ, तो वो भी बाहर एक चक्कर लगा के आए। क्योंकि बेसिकली आपको पता है गोट जो है वो ब्राउज़र है, इसकी जो हैबिट है ना वो ब्राउजिंग करना पसंद करती है। सही सही तो एक वो उसका नेचुरल फिनोमेना है, सही है। उस हिसाब से सही। अच्छा, बच्चों की पहली वैक्सीनेशन आप कब किस एज में करते हैं? पहली हम इंटेरोटॉक्सीमिया की लगाते हैं 1 महीने की एज पे, अगर माँ को हुई है? अगर माँ को हुई है। और माँ को आप प्रेगनेंसी में किस एज पे देते हैं? प्रेगनेंसी में 1 से 1.5 महीना पहले, 1 से 1.5 1 से 1.5 महीना पहले। और एक डेरोटॉक्सीमिया और बेसिकली यहाँ पे PPR? 4 वैक्सीनें हम करते हैं गोड में। एक PPR की वो साल में 1 दफ़ा होती है। प्रेगनेंसी में करते हैं? प्रेगनेंसी PPR हाँ जी, प्रेगनेंसी के दौरान ही करते हैं? हाँ। अच्छा। और उसके बाद जो है ना CCPP, उसके बाद इंटेरोटॉक्सीमिया की और FMD भी करते हैं? FMD भी करते हैं। अच्छा, ये है इसका यहाँ तो पर इसमें इशू है कि इनमें तो कोई साइन सिम्टम नहीं होते, लेकिन क्योंकि हमारे पास लार्ज एनिमल का भी हार्ड है, हाँ, ये एनिमल कैरियर हो सकते हैं, हो सकता तो इस वजह से हमें इनको भी करनी पड़ती है। इस हवाले से आपका, अदरवाइज इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है? इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फील्ड में नहीं करते। नहीं करते। कभी PPR का कोई इंसिडेंस हुआ? मेरे होते ये तो कोई नहीं, वैक्सीन इफेक्टिव है आपका? हाँ जी, वैक्सीन अच्छी है। अच्छा, और ये जो CCPP ये भी प्रेगनेंसी के दौरान या बाद में करते हैं? ये भी लग जाती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी तो आप प्रेगनेंसी हम बेसिकली वैक्सीन जो है ना वो जो हमारा LMDD का स्केड्यूल है फील्ड का, हाँ हाँ,
तो हमारे ऊपर भी वही लागू होता है डिस्ट्रिक्ट कार्ड वाला। हाँ, तो हम उस हिसाब से ही करते उसको हैं। फॉलो- उस टाइम उनको follow जानवर करते प्रेग्नेंट है नहीं है जो वो चल रहा है। हाँ हाँ बाकी किड्स के लिए जो है हम वो जो नए किड्स आते हैं हाँ उसमें PPR साल में एक दफ़ा लगी है, तो अब फिर साल बाद लगेगी। किड्स जो है वो 3 महीने बाद उनको चाहिए होती है डोज, तो इनके लिए हम अलहदा से फिर अरेंज करते हैं, इनको लगा देते हैं। ठीक है। फिर रेगुलर उनके साथ फिर जब रेगुलर लगेगी तो फिर उस टाइम भी लग जाएगी। उस दिन भी लगा। डॉक्टर साहब आपने थलेरिया का बता रहे थे, थलेरिया अगर होता है इनमें तो क्या इनके साइन सिम्टम आते हैं, इलामात क्या आती हैं? थलेरिया में एक तो एनिमल अनीमिक हो जाएंगे, टेम्परेचर होगा और लिम्फ नोड स्वोलन हो जाएंगे उनके, और बाकी जनरल डिजीज़ के जो साइंस हैं कि एनिमल स्ट्रेस में होगा, खाना पीना कम कर जाएगा या छोड़ देगा, और जो है वेट उसका लॉस होगा। लॉस ठीक है। ये साइन अच्छा, बच्चों में जो है ना डिवर्मिंग आपके लिए किस एज में करते हैं? डिवर्मिंग 1 महीने की है। 1 महीने का जब बच्चा हो जाए तो आप डिवर्मिंग करते हैं? डिवर्मिंग और जनरली आप सिर्फ राउंड के लिए या वो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो पहले ही हम करते हैं वो राउंड वर्म्स के लिए करते हैं। हाँ। उसके बाद फिर हम इनकी कराते हैं सैम्पलिंग, फीकल सैंपल हमारे पास लैब फैसिलिटी है, ठीक है। फिर वो हमें बताते हैं कि कौन से पैरासाइट्स हैं, नीमाटोड हैं, ट्रीमाटोड हैं, या उसके सेस्टोड हिसाब हैं या मिक्स हैं। तो फिर उस हिसाब से हम जो है ना वो रिलीज करते हैं कि कौन सी हमें करानी है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब तारामीरा जो है ना, तारामीरा इसके बारे में कहते हैं कि अच्छा डिवर्मर है। मैंने बाद लोगों को इससे सुना है कि अपनी फीडिंग रिजीम में इसको रखते हैं, वो कहते हैं इससे कंट्रोल करते हैं हम। फॉर्म का बड़ा मसला होता है ना। पर अच्छा, स्टॉल पे तो इतना स्टॉल फीडिंग आप कर, स्टॉल फीडिंग की इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? अगर आप 100% स्टॉल फीडिंग करें तो वो उसमें इसकी एफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी क्या है? पैडी की उसमें भी अच्छी है, अच्छी है ना? उसमें भी पेडी को तो वो कहते हैं कि इसी टॉप पे है, टॉप पे। जो स्टॉल पे आप इसको ऑफ करते हैं। तो वो आप स्टॉल भी कर सकते हैं। हमारा जो मॉडल है हम स्टॉल भी करते हैं और हम ग्रेजिंग के लिए भी बेचते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्रेजिंग की फैसिलिटी है। हाँ हाँ अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टॉल फीडिंग करें, और साथ में जिस तरह ये हमने डाली हुई है शार्किंग काट के, हाँ तो ये डालें, क्योंकि ब्राउजिंग उनका एक नेचुरल Natural, बिहेवियर हाँ, है, वो ख़त्म ना करें। तो उस बिहेवियर को आप जिंदा रखने के लिए इस तरह की जो शाखें हैं दरख्तों की, वो उनको काट के डालिए। ये बात सही। स्टॉल फीडिंग ना एक्चुअली क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा चीज़ें फीड के और ये चीज़ों के और है के और बाकी जो चारे वगैरह तो कॉस्टली पड़ती है, थोड़ी एफिशिएंसी कम हो जाती है उसके। हाँ हाँ, फिजिबल नहीं रहती फिर। तो ग्रेजिंग होती है तो ये होता है कि वो सस्ती पड़ती है और कम पैसों पे आप जो है वो पाल सकते हैं जानवर को, और सेहतमंद भी रहता हाँ जी। थैंक यू सर। ऑफिस में अब्दुल साहब की क्या सिस्टम है? और ये सबसे कब से हैं जी? आपका